Good afternoon, students. First of all, mark your attendance. Whatever attendance mark कर लो, as you used to do earlier. So today's topic is current electricity. Basically, chapter is current electricity. We have completed electrostatics. So we will be starting current electricity. Okay. Now, before starting current electricity, let's recap about electrostatic. Current electricity. Now in electrostatics, what you have learned? Electrostatics में पूरे चैप्टर में क्या पढ़ाया था मैंने? The properties of charges at rest. जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारा किस में कवर अप हो गया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. ठीक है. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जस्ट उसका ऑपोजिट है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हम चार्जेस का देखें तो तभी होता है जब चार्जेस मोशन पे है, और अगर चार्जेस मोशन पे है तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे एक बार डिस्टिंग्विश कर लो माइंड में अपने. इलेक्ट्रोस्टैट्स वाज चार्जेस एट रेस्ट. ठीक है. whereas करंट इलेक्ट्रिसिटी इज चार्जेस इन मोशन. जब चार्ज रेस्ट पे था तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले पढ़ चुके हैं. अब अगर चार्ज मोशन में है, विच इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ करंट, तो क्या है हमारा? करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब बेसिकली घर पे तुम्हारे कुछ भी है, जैसे फैन हो गया, लाइट हो गया, ये सब काम कब करता है? जब उसके अंदर से चार्ज फ्लो करता है. इसी फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अगर चार्ज फैन के अंदर से फ्लो नहीं करेगा, इट वुड नॉट रोटेट. अगर बल्ब के अंदर से नहीं जाएगा तो इट वुड नॉट ग्लो. तो बेसिकली तुम्हें चार्ज को मूव करना जरूरी है. जो चार्ज पहले रेस्ट पे था, अब उसी चार्ज को क्या करना है? मूव करवाना है. और उसी मूवमेंट ऑफ चार्ज को हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक करंट. तो बिफोर स्टार्टिंग इन डिटेल व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स मूव ओवर टू द चार्जेस. क्या कि चार्जेस अलग अलग कंडक्टर में किस तरह से फ्लो करते हैं. ठीक है. तुम्हें ये पता चल गया, दैट इज मूवमेंट ऑफ चार्ज. मूवमेंट ऑफ चार्जेस करंट. फिलहाल डिटेल में जाए बगैर हम अभी इतना जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस करंट. अब अगर मूवमेंट ऑफ चार्ज करंट है तो ये चार्ज कैसे किस ऑब्जेक्ट में फ्लो करता है पहले हम ये जानेंगे, फिर जानेंगे ये क्या है डिटेल. अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंडक्टर से. अब देखो कंडक्टर क्या है. सबको पता है कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बचपन से पढ़ते आ रहे हो. हाँ भाई, कंडक्टर क्या है? कंडक्टर आर सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है ये भी तुम्हें पहले बताया गया है. क्यों करता है ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? क्योंकि इसके पास फ्री चार्जेस होते हैं. अगर इसके पास फ्री चार्जेस नहीं होगा, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है. तो अगर हम सिर्फ कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है? थ्रू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इन कंडक्टर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. आई बात समझ में? अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. ठीक. अब कंडक्टर के बाद एक और कंडक्टर तुमने पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने सेमी कंडक्टर. सबने सुना होगा सेमी कंडक्टर. अब सेमी कंडक्टर क्या होता है? ठीक है. सेमी कंडक्टर को तो पूरा एक चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में स्टैंडर्ड 12th में, लेकिन फिर भी विदाउट गोइंग इन मच डिटेल, सेमीकंडक्टर अंडर सर्टेन कंडीशन कंडक्ट करता है, वरना कंडक्ट नहीं करता. बाद में जानेंगे कैसे. फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को कौन फ्लो करवाएगा. जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवा रहे हैं, वैसे ही सेमीकंडक्टर में कौन. ठीक है. तो सेमीकंडक्टर के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. यानी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं प्लस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नोन एज होल्स. Negative charge particle electron, positive charge particles holes. These are positive charge particles. Now both constitutes electric current. कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स which are positively charged. आई बात समझ में? नेक्स्ट, और कहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है? अब कंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट हुआ तो बेसिकली इट्स सॉलिड. दोनों किसका हो गया?
सॉलिड का केस हो गया। अगर हम लिक्विड के केस में देखें तो लिक्विड के केस में कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा इलेक्ट्रिक करंट? केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा एक टर्म नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl, तो हम क्या कहते थे केमिस्ट्री के अंदर, NaCl में क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है मोशन ऑफ चार्जेस, दैट इज या तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयंस, ठीक है, Cl माइनस। तो लिक्विड के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है दे आर बेसिकली आयंस। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? आयंस। क्लियर? जिस तरह से सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वैसे लिक्विड के अंदर क्या होते हैं? आयंस, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर है यहां तक? सॉलिड, इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही है। वेयरएज अगर लिक्विड है तो लिक्विड में आयंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एक और चीज है दैट इज गैसेस। नाउ व्हाट आर गैसेस? तो अगर हम कंडक्शन के केस में देखें तो गैसेस बेसिकली आर इंसुलेटर। घर पे एयर है, स्विच ऑन करते हो तुम्हें शॉक तो नहीं लग जाता, क्यों? क्योंकि गैसेस आर इंसुलेटर। पर गैस को हम किस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट करे? अगर गैसेस का इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कर दें, ठीक है, अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो गैस कंडक्टर बन जाता है, लाइक इन केस ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग के केस में गैस क्या करता है? जब लाइटनिंग फॉल करता है तो उस पर्टिकुलर रीजन का गैस बिहेव्स एज अ कंडक्टर, क्योंकि वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक। तो गैसेस के अंदर अगर कंडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बोथ कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। गैसेस भी, और गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस दोनों के दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कोई रिकैप एक बार कर ले हम। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या था? कुछ भी नहीं, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। चार्ज अगर मूव करता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर? चार्ज रेस्ट पे था तो दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज मूव सॉलिड में किससे करता है? with the help of electrons or with the help of holes in semiconductor. In the case of liquid, charges का motion किससे होता है? With the help of ions. And in the case of gases, the charges moves with the help of electron or positive ions. Clear है यहाँ तक concept? यानी अब हमें free charges मिल चुका है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। लेकिन बात अब ये है कि अब इस चार्जेस को मूव कैसे करवाएं? अपने आप तो मूव नहीं कर जाएगा। जब तक ये अपने आप मूव नहीं करेगा करंट नहीं प्रोड्यूस हो सकता है। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इस चार्जेस को एक बार ही मूव करवा दे, और एक बार ये चार्ज मूव करेगा तभी हम क्या कहेंगे कि हाँ दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आखिर क्या ऐसी चीज है या क्या ऐसा टर्म है जो तुम अप्लाई करते हो तो यही चार्ज जो कि अभी रैंडम मोशन में है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, which then will be known as electric current. See now what is that? सबने सुना होगा एक टर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम जनरली EMF कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF पहले से ही सुनते आ रहे हो, और पहले तुमने ये भी पढ़ा होगा 10th में कि EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अभी हम EMF को उस तरह से नहीं डिफाइन करेंगे। यहाँ EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन द करंट डज नॉट फ्लो। हम कुछ दूसरे तरीके से EMF को समझते हैं। कैसे? देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जो फोर्स जनरेट करे, ठीक है, EMF, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए फोर्स, ठीक है। जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो चार्जेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनको मूव करवाना है, तो कौन मूव करवाएगा? एक सर्टेन फोर्स होना चाहिए जो उसको मूव करवाए। यही सर्टेन फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये EMF कहां से आता है? इट इज जनरेटेड बाय सेल और अ बैटरी
और अ डायनमो, डायनमो इज बेसिकली जनरेटर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहाँ से आएगा? बेसिकली सेल से आ जाएगा, बैटरी से आ जाएगा, डायनमो से आ जाएगा, जनरेटर से आ जाएगा। यानी अगर तुम सिंपल लैंग्वेज में देखो, दिस इज अ कंडक्टर which consists of free electrons, ठीक है। ये कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे स्विच ऑन करते हैं, ये वो सेल या बैटरी ही है जो कि वो फोर्स लगाता है ताकि ये इलेक्ट्रॉन सारा का सारा कहाँ आ जाए? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। और इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ आ रहा है तो तुमने क्या करवा दिया है? इलेक्ट्रॉन को मूव करवा दिया है। और एक बार सारे अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर गए तो दिस इज व्हाट इज नोन एज करंट। यही क्या होगा? करंट, ठीक है। तो हम यहाँ भी करंट में और डिटेल में भी नहीं जाएंगे, आने वाले हैं अभी। अभी फिलहाल हम जानेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये ईएमएफ कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सेल। ये सेल ही है जो इस सर्किट में करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। अगर इसको यहाँ से हटा दो तो these charged particle would not move in a particular direction and hence there will be no current. ये सारे चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे और हम कहेंगे करंट तो है ही नहीं सर्किट में, ठीक है। So this is electromotive force. Now electromotive force can be written in integral form. कैसे लिख सकते हैं हम? It is represented by epsilon which will be equal to E dot dl. Electric field applied along a length dl. Now, what is the SI unit of electromotive force? SI unit is volt, which is represented by capital V, or you can also write joule per coulomb. SI unit इसका क्या होता है? volt या joule per coulomb. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जूल पर कूलम किस तरह से आया है, क्योंकि तुमने 10th में याद करो पढ़ा होगा V equals to W upon Q. In 10th, you have read V equals to W upon Q. That is work done per unit charge. That is joule per coulomb. तो वही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक और SI यूनिट है, that is joule per coulomb. SI unit is volt. Clear है? तो this was the story of electromotive force. फिर से समझ जाओ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? वो फोर्स है जो किस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाता है। अगर ये नहीं हो तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। किससे होता है? या तो सेल से, या तो बैटरी से, या तो डायनमो से। ये मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। और हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वही पुरानी स्टोरी जो तुमने 10th में रीड की थी। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ से स्विच को ऑफ कर दूं तो अब जो टर्मिनल के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी ईएमएफ ऑफ दैट सेल। क्लियर है? ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन करोगे देयर विल बी अ रेजिस्टेंस, जो हम आगे रीड करेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो उससे क्या होता है? ईएमएफ कम हो जाता है, तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी स्विच ऑन करो तो इसी टर्मिनल के बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और स्विच को अगर ऑफ कर दो, कोई भी करंट विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? EMF of a cell. That is epsilon equals to E dot dl for a closed circuit. Clear? अब तुम्हें EMF भी समझ में आ गया कि EMF क्या होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट अब आ जाओ, जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट। अब तुम चार्जेस जानते हो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, तो कौन कौन से चार्जेस होते हैं। चार्ज को मूव कैसे करवाना है तुम्हें ये भी पता चल गया है कि बाय अप्लाइंग ईएमएफ वी कैन मूव द चार्ज, ठीक। अब चार्ज मूव भी हो चुका है, तुम्हें चार्जेस मिल भी गया है। अब हम एग्जैक्टली जानेंगे हो क्या रहा है, विच इज इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को और प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं क्या? तो इट इज द रेट of flow of charge
It is the rate of flow of charge through any cross section of a conductor. It is the rate of flow of charge. Rate की बात आ रही है तो टाइम आ जाएगा, ठीक है. It is the rate of flow of charge through any cross section of a conductor and it is represented by I. That is I equals to Q upon T. Rate of flow of charge. Flow of charge upon time through any cross section of a wire is known as electric current. फिर से बता रहा हूँ, rate of flow of charge through any cross section of a wire is known as electric current. Current flow क्यों हुआ? Because you have provided EMF. That is a potential. That is a force which has made that charge particle to move around the circuit. Clear? अब I आ गया तुम्हारा current. This is current. Now this is charge and this is time. ठीक है. अब हम करंट को अगर इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? I at a particular instant t क्या होगा यहाँ पर is equal to limit delta t tends to 0 del q upon del t, which can be written as dq upon dt. ठीक है. तो current is the flow of charge per unit time. If the flow of charge, rate of flow of charge is known as current. ठीक है. करंट डिफाइन हो गया, करंट का फॉर्मूला पता चल गया. अब क्या है? करंट का SI यूनिट. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट? सी, द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, represented by capital A. The SI unit of current is ampere. करंट का SI यूनिट क्या है? एम्पियर है. अब एम्पियर को तुम कैसे डिफाइन करोगे? पहले मैंने बहुत बारी बताया है कि किसी भी SI यूनिट को डिफाइन करने के लिए उसके फॉर्मूला को ध्यान से देखना होता है और उस फॉर्मूले को देख के हम उसके SI यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? देखो, द फॉर्मूला इज I equals to Q upon T. I अभी भी तुम्हें पता चला इज एम्पियर. ठीक है. चार्ज का SI यूनिट कूलम और टाइम का SI यूनिट सेकंड. क्लियर? चार्ज का SI यूनिट कूलम, टाइम का SI यूनिट सेकंड और करंट का SI यूनिट एम्पियर. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डिफाइन एम्पियर. बस 1 1 1. कैसे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a wire in 1 second. When 1 coulomb of charge flows through any cross section of the wire in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. फिर से सुन लो. When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a wire in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. Is it clear? The definition of ampere. जब 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर में 1 सेकंड में मूव करता है, देन द करंट इज सेड टू बी एम्पियर. हम कहते हैं कि उस सर्किट में कितना करंट है? 1 एम्पियर. क्लियर टू एवरीवन? चलो नेक्स्ट. अब एक बार सर्किट फिर से बनाते हैं या इसी में समझ लो. देखो ध्यान से, दिस इज द सर्किट, सिंपल सर्किट. अभी मैं रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर consisting of free electrons. We have applied a cell with a switch. Clear? Now we have to find what is the direction of current. Current की direction क्या है? ठीक है, direction of current. आखिर current का direction है क्या? अब अगर हम देखते हैं तो जैसे ही तुम स्विच को ऑन करते हो, this is positive, this is negative, the electron starts to move towards the positive end of the conductor. ठीक है. तुमने जैसे ही स्विच ऑन किया, the electron now starts to move towards the positive end of the conductor because the electrons are negatively charged. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है इसलिए पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा. ठीक. अब डेफिनेशन भी यही कह रहा है कि रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. तो चार्ज किधर फ्लो कर रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव. So this is known as electronic direction of current. Now, electronic direction. Electronic direction is from negative to
पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, वेयर एज कन्वेंशनल डायरेक्शन विच वी कंसिडर, हम कौन सा डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर। फिर से देख लो, द डायरेक्शन ऑफ करंट that we consider is conventional direction which is positive to negative, but still the electron moves from negative to positive, that is the electronic direction. Now you might be wondering कि भाई conventional direction positive से negative क्यों लिया गया है जबकि electron का motion तो negative से positive है। Basically what is positive and what is negative in physics? Positive का मतलब है high potential और negative का मतलब है low potential। तो चीजें हमेशा high potential से low potential पे जाती है, ठीक है, चीजें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगी, तभी हमने नाम क्या रखा है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वीनियंस है ये, कन्वेंशनल डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट पता चल गया, डिफाइन कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है पता चल गया, एसआई यूनिट पता चल गया, डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल गया। अब बताओ, इज करंट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर्स पहले से पढ़ के आए हो, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? अगर हम पहले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करंट इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड आल्सो, 1 एम्पियर 2 एम्पियर मींस इट्स हैविंग मैग्नीट्यूड, और अभी मैंने तुम्हें बताया है इसका डायरेक्शन कि करंट इज हैविंग डायरेक्शन आल्सो, ठीक है। अब अगर करंट का डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये डिसाइड कैसे होगा, तुम्हारा करंट स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन भी शो कर रहा है, तो आखिर करंट स्केलर है या वेक्टर? करंट स्टिल इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों करंट स्केलर क्वांटिटी है? करंट इसलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि करंट वेक्टर लॉस को शो नहीं करता है, ठीक है। करंट वेक्टर लॉस को शो नहीं करता है, वेक्टोरिकली करंट ऐड नहीं होता है, दैट इज 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ठीक है। ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता है इसलिए करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्लियर है। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सो इट्स क्लियर कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर से एक रिकैप करते हैं क्विक, करंट के बारे में हमने क्या क्या देखा है। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है Q अपॉन T, I डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T दैट इज dQ अपॉन dt होता है। SI यूनिट एम्पियर है, एम्पियर का डेफिनेशन है क्या, when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a wire in 1 second then it is known as 1 ampere। डायरेक्शन तुम्हें पता चल गया, तुम्हें भी पता चल गया करंट स्केलर है या वेक्टर, ठीक है। अब हम जानेंगे एक और प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स तुम देख रहे हो, these are basically moving towards positive end of the conductor। So what is the average velocity with which electron moves towards the positive end of the conductor? That will be known as drift velocity। Next topic is drift velocity। उसके पहले हम normal conductor के बारे में स्टडी करते हैं। See, now in drift velocity, as I have already said, it is the average velocity with which the electrons get drifted towards the positive end of the conductor। But what happens if there is no potential applied? See, this is a conductor, the free electrons in a conductor, if the potential difference is not applied, ठीक है, तब तुम उसको टच करते हो तो you won't be getting any current। तुम मेजर करते हो कि इन दोनों के एंड पे कोई करंट है तो करंट नहीं आता है, but still there is movement of electron। इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, there is random motion, कोई इधर जा रहा है, 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 तो on a whole the average motion becomes zero। Now the motion with which this electron move, it's getting from energy from heat, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं,
थर्मल मोशन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहा है विदाउट अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड या विदाउट अप्लाइंग एनी पोटेंशियल इज जस्ट मोशन, इज नोन एज थर्मल मोशन। बिकॉज रूम टेम्परेचर पे है, हीट गेन कर रहा है, हीट गेन करेगा तो देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी से रैंडमली इधर से उधर मूव करता है, जिसके कारण एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या आ जाती है, जीरो। क्लियर? जब हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, यही जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जैसे हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तब जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है। ठीक है, जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हैं तब जो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है दैट इज थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रैंडम मोशन बिफोर अप्लाइंग द पोटेंशियल, बिकॉज दे आर कंडक्टर, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो अब हम निकालेंगे क्या, जो हमारा टॉपिक था दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब पेपर में भी तुम्हारे बोर्ड पे बहुत बार पूछा गया है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर से एक बार हम डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने भी तुम्हें पहले बताया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली the average velocity with which the electron gets drifted towards the positive end of the conductor. ठीक है, it is the average velocity with which the electrons get drifted towards the positive end of the conductor. अभी मैंने तुम्हें बताया था electrons are having thermal motion also. ठीक है, अब अगर हम इस केस में वेलोसिटी देखें तो एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या आनी चाहिए, जीरो। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं किया है, मतलब पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम सम करें तो जीरो। तो मान लिया कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी u1 है, u2 है, u3 है, तो उसका सम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो u1 प्लस u2 डॉट डॉट un अपॉन n विल बी इक्वल टू जीरो। अभी हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, तो अगर पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी जीरो। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, रैंडम डायरेक्शन में है, जीरो हो गया। अब अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते, ठीक है, यानी तुमने पोटेंशियल अप्लाई किया है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो एज सून एज यू अप्लाई द पोटेंशियल, पोटेंशियल अप्लाई ई हो गया, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, पोटेंशियल अप्लाई वी किया है तुमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप क्या हो जाएगा, v अपॉन l। As soon as you apply the potential V, the electric field setup E equals to V upon L. Clear? एक बार डायग्राम भी देख लो, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझाने के लिए जस्ट मैंने ड्रॉ करा है। अब जैसे ही तुमने स्विच को ऑन किया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो किधर ड्रिफ्ट होने लगे, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने पोटेंशियल V अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप E इक्वल्स टू V अपॉन L। ठीक, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ऑब्वियसली अभी भी मैंने बताया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुछ फोर्स अप्लाई हुआ होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहा है। तो व्हाट इज द फोर्स जनरेटेड, क्या पढ़ा था तुमने फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल्स टू QE। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो Q की जगह क्या प्लेस कर देंगे, E। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, F इक्वल्स टू Q की जगह E और यहाँ E सॉरी, तो F इक्वल्स टू क्या हो गया, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE। क्लियर? अब ये फोर्स जैसे ही इस पे अप्लाई हुआ, द इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड मूविंग, और अगर ये इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया है मूव करने के लिए तो देयर इज एक्सेलरेशन इन दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन फोर्स क्या है, EE माइनस EE अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m। ठीक है, ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया,
पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ आ गया हमारा। फोर्स एक्सपीरियंस किया इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो QE, E into E। जैसे ही फोर्स एक्सपीरियंस किया, द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन मास, दैट इज EE अपॉन M। अब इस एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला पहले पढ़ा करते थे, V इक्वल्स टू U प्लस AT, ताकि हम उससे फाइनल वेलोसिटी निकाल सके। तो क्या इस केस में हम लिख सकते हैं कि द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मान लो, इज इक्वल टू U1 प्लस A tau 1, ठीक है। The velocity of first electron is U1 plus A tau 1, where tau is the relaxation time, ठीक है। What is tau? Relaxation time, time between two successive collision. Tau is relaxation time, time between two successive collision. Time between two successive collision is known as relaxation time. इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, फिर सेपरेट हुआ, फिर टकराया, तो सेपरेट होकर दोबारा टकराने के बीच का जो टाइम है, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स था उस समय इलेक्ट्रॉन, कोई कोलिजन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो V1 equals to U1 plus A tau 1, where final velocity, initial velocity, acceleration and relaxation time। उसी तरह तुम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख सकते हो, V2 equals to U1 plus A tau 2, U2 plus A tau 2। इसी तरह चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। कब तक? तुम लिख सकते हो ऑब्वियसली Vn equals to U1 plus A tau n up till n number of electrons। क्लियर? अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन की तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था? एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। यानी अब हमें क्या करना है? इन सब का एवरेज निकाल देना है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि Vd इज इक्वल टू, Vd किसके इक्वल होगा? इन सब का सम के इक्वल, U1 प्लस A tau 1 प्लस U2 प्लस A tau 2, ठीक है। U1 प्लस A tau 1, U2 प्लस A tau 2 अप टिल UN प्लस A tau n, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। दिस विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबको डिवाइड कर, सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ U1 U2 UN को कॉमन निकाल लेंगे। U1 प्लस U2 डॉट डॉट UN अपॉन n प्लस A कॉमन निकालो, tau 1 प्लस tau 2 tau n अपॉन n। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी कॉमन निकाल के n प्लस A को कॉमन निकाल लिया, tau 1 tau 2 अपॉन n। क्लियर? अब कुछ भी नहीं करना है, ये जो तुम वेलोसिटी देख रहे हो, ये ऑलरेडी तुमने एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या निकाला है? 0। इसके जगह क्या पुट कर दो? 0 प्लस एक्सेलरेशन तो A है। अब सारे टाइम को ऐड के तुमने n से डिवाइड किया है, तो इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हम इसको टाउ से डिनोट कर देंगे। व्हाट इज टाउ हियर? टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या आ गया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अब जो तुम्हारा इक्वेशन आ गया है, दैट इक्वेशन इज Vd इज इक्वल टू A tau। क्लियर? Vd इक्वल्स टू A tau। अब जरा A देखो क्या होता है। हम A देखें तो EE अपॉन M होता है। तो क्या इस A के जगह हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E पुट कर सकते हैं अपॉन M इनटू टाउ। तो तुम्हारा Vd क्या आ गया? EE टाउ अपॉन M, या सिंपली हम कह सकते हैं कि Vd इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास M। This is the drift velocity of the electron. This is the velocity with which the electron gets drifted towards the positive end of the conductor. और इसी को हम क्या कहते हैं? Drift velocity. Is it clear? Drift velocity कुछ नहीं है,
its charge into electric field into tau upon m. This is known as drift velocity. क्लियर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं. देखो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज, सबके वेलोसिटीज को डिवाइड किया n से इक्वल्स टू 0. हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, पोटेंशियल अपॉन लेंथ. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस हुआ हर एक चार्ज पार्टिकल पे. क्या हुआ? वो QE, दैट इज E into E. एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास, फोर्स की जगह फोर्स, नीचे मास. अब इस एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी चेंज हो गया, उसका u से v हो गया, तो v इक्वल्स टू u प्लस at. पहले के लिए a1 tau 1, a2 tau 2, vn un प्लस a tau n. अब टिल n इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिख लिया where tau is the relaxation time, that is time between two successive collision. अब हमें निकालना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डेफिनेशन कहता है इट इज द एवरेज वेलोसिटी. तो हमने क्या किया? सबको ऐड किया, डिवाइड कर दिया n से. नेक्स्ट टेक आउट कॉमन u1 प्लस u2 प्लस un, एक साथ ले लिया हमने n, यहाँ a को कॉमन निकाल के tau 1 प्लस tau 2 अपॉन n कर दिया. एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है, a की जगह a, और इसका एवरेज को हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ से डिनोट कर दिया. अब ये जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर दिया E अपॉन m, दैट इज Vd इक्वल्स टू E टाउ अपॉन m, दैट इज E टाउ अपॉन m. नेगेटिव साइन को हटाने का कोई जरूरत है या नहीं है, ऐसा कुछ फाइनल. तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो. ये बेसिकली चार्ज डिनोट कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसीलिए नेगेटिवली चार्ज को, नेगेटिव साइन को लिखा गया है. क्लियर? तो ये तुम्हारा क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्लियर? अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन. ठीक है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट? तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. फिलहाल आज तक के लिए तुम्हें क्या समझ में आ गया है? यू केम टू नो अबाउट व्हाट इज चार्ज, अलग अलग पार्टिकल्स में, अलग अलग मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है? प्लस अगर उस चार्ज को मूव करवाना है तो तुमने EMF अप्लाई किया. EMF क्या है? प्लस यू गॉट टू नो व्हाट इज करंट, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, व्हाट इज इट्स नेचर. प्लस व्हेन द इलेक्ट्रॉन गेट्स मूविंग, that movement or average velocity is known as drift velocity. So in the next class we would be doing what? The relation between current and drift velocity. जो current हमने पढ़ा है वो और इस drift velocity के बीच में क्या कोई relation है, तो that will be done in the next class. Till then just revise the notes. Clear? Thank you so much.